गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 18 प्रकृति एवं मनुष्य पढ़ा रही हूँ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में जो रहते हैं हम वो सब मनुष्य हैं। और वो जैसे ही धरातल पर जन्म लेते हैं अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो पूरे सर्कल में है हमारे जीवन में वो पूरा एक वातावरण घिरा हुआ महसूस करते हैं और अपने तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करते हैं, यानी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं ये विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। वातावरण यानी जो भी हम संसार में रहते हैं, जो भी कुछ हम देखते सुनते महसूस करते हैं वो वातावरण कहलाता है। और ये किसके के साथ रहने से सानिध्य यानी साथ में रहने, प्रकृति यानी नेचर के साथ रहने में होता है। ये हैं पेड़ पौधे, बादल, कोहरा तथा बर्फ़ के शिखर। इनसे हमारा क्या लेना देना? इसके दर्शन तथा सानिध्य के लिए हम क्यों तरसते हैं? इन समस्त प्राकृतिक वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? ये विचार शायद ही किसी के मन में उठते हों। यहाँ तक कि लेखक के मन में भी कभी इन विचारों को ख्याल नहीं आया, लेकिन कई बार व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में लेखक से अनेक प्रश्न किए तथा उसकी आलोचना भी की। काका साहब कैसे व्यवहार कुशल, गंभीर पुरुष विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। अपनी जान तो जोखिम में डाली ही होगी। जिंदगी की कीमती क्षण इस तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने यानी एक दो प्यार करने वालों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको मैं क्या जवाब दूँ? लेखक कहता है कि उनको क्या जवाब दे। मैंने तो लेखक ने इतना ही कहा कि वास्तव में इन पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तरह ही वह भी एक प्राणी हैं। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया में आ गए हैं, इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसते हैं और जब यह तूफान असहनीय हो जाता है तब वे वहाँ आते हैं। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है। लेखक कहता है कि वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है, नेचर की संतान है, लेकिन शहरी जीवन और कृत्रिम बगीचा बनाकर तथा उसमें दो चार पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ मेल कर लिया है। वह तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे ब्राह्मण को 1.25 रुपये अथवा 4 आने देकर गोदान का समाधान हो गया हो। वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साधा। यानी जब हम प्रकृति में ऐसे रहेंगे जैसे माँ के बाप के साथ बच्चे के रूप में रहते हैं तब हम उससे अपना संपर्क बना सकते हैं। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब लेखक एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूप तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान का विस्तार तथा उसमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाएं देखते हैं तो उनके मन में यह विचार उठता है कि वह एक विशाल संसार का निवासी है और उसे अपना जीवन अच्छा, सार्थक, सही लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतार्थता की भावना जन्म लेती है, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जन्म लेती है जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए होती है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं वैसे ही पशु पक्षी आत्मीयता शब्द इस्तेमाल करते होंगे तथा उसमें अपना संपूर्ण कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए पक्षियों या कुत्तों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही और पक्षी पक्षी, लेकिन आत्मीयत का रंग लगाने से वे बिगड़ गए हैं। एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ लेखक अपनी आत्मीयता ज़्यादा महसूस करता था। जब वह सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी उसे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर वह धन्यता महसूस करता था। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले नाटे कद के मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं भी लेखक की नज़र में सामने से गुजरती हैं, लेकिन यह सब केवल उनको देखने तक ही होती है। बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है और फिर जीवन का विचार करते हैं। वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहज धारा देखने गया था लेखक। वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी भुलाए नहीं जाते। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में लेखक को मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भिता की सहायता से उनकी जन्म कथा के साथ वह आनंदित हो उठता था। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर राज करने वाले बादल ही उसके पास हैं। कभी एक आध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते यानी घूमते देख उसे भी लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूं।
इन चिरहिम शिखरों में और इन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए लेखक इनके दर्शन करने के लिए तड़पता है। ये बादल 10 दिशाओं में दौड़ते हुए अपने आकार, स्वरूप और गठन भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते हैं और कभी पिघल जाते हैं। एक पल में सफ़ेद, लेकिन अगले ही क्षण शाम और पल भर में वर्ग विहीन। ये बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से न अनुकूलता हमारा व्रत है, परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उनसे परे होना हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते यह बादल बारिश बन गए और इन्होंने लेखक को भिगो दिया।